नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण मैथ्स सीरीज फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम की इस सीरीज में ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। कल हमने संख्या पद्धति का वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। कल हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये हमने कल पढ़ी थी। नेक्स्ट इसके बाद से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद की जो संख्याएँ हैं 6 नंबर पे आती है हमारी सम संख्या। तो ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन सिंपल जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी है। सम संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2 का पूरा पूरा भाग किसमें जाएगा? 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्या हो गई। नेक्स्ट नंबर पर आती है हमारी विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी विषम संख्याएं हो गई जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। नेक्स्ट भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या का भी भाग जाता हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं का और एक का ये तो सभी संख्याओं में भाग जाते हैं, लेकिन स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? अगर हम देखें, कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 2 को भी भाज्य संख्या मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा अभी हमने देखी है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या का भी भाग जाता हो। तो हम देखें तो 2 में 2 का तो भाग जाता है, यानी स्वयं का भाग जाता है, और एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसका मतलब 2 भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 में भी किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या में प्राप्त होती है 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6, 8, 9, 10 ये हो गई हमारी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो तो भाज्य संख्या, और अगर नहीं जाता हो तो अभाज्य संख्या। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि 2 में स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, यहाँ पर 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ ही साथ अभाज्य भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो वो एकमात्र संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि भाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वो संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम देखेंगे कि 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं उनमें और किसी का भाग जाए या ना जाए, 2 का तो भाग जाएगा इसे, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा यही है। ये ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इस 2 के अलावा, 2 में भी 2 का भाग तो जाता है, लेकिन 2 तो स्वयं खुद ही है। तो यहाँ पर स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें, इसलिए ये 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर कोई हमसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तब हमें ये ध्यान रखना है 2 को नहीं बताना है, ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि 2 एक विषम संख्या है और सबसे छोटी भाज्य 2 एक अभाज्य संख्या है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी यहाँ पर कई बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं। जैसे कोई 1 को बताता है, कोई 3 को बताता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 1 ऐसी संख्या है जिसको न तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माना गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसे न तो भाज्य माना गया है न ही अभाज्य माना गया है, तो इसका आंसर होगा 1। तो ये
हमारी कुछ भाज्य अभाज्य सम और विषम संख्याएं हमने देखी है। इसके बाद 10th नंबर पर हम लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं, तो इनको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। वास्तविक संख्या क्या है? जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी है कल और आज, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं की अगर परिभाषा हमसे कोई पूछे तो इसकी परिभाषा होगी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कल हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी, तो वहां पर देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में सभी तरह की संख्याएं आ गई है। पॉइंट वाली भी आ गई है, पूर्णांक भी आ गई है, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गई, धनात्मक पूर्णांक भी आ गई, जीरो भी आ गई। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में सभी तरह की संख्याएं आ जाती है। तो वास्तविक संख्या की अगर हमसे कोई परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा ये होगी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर इसके बाद 11 नंबर पर आती है अपनी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है वो संख्या काल्पनिक हो गई। जो संख्या है ही नहीं, जिसको लिख तो दिया जाता है, लिखने में तो आ जाती है लेकिन वास्तव में वो कोई संख्या होती ही नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ -4 और ये यहाँ पर वर्गमूल का निशान हमने लगा दिया है। तो -4 का क्या निकालना है? अपने को वर्गमूल निकालना है। तो -4 का वर्गमूल अगर अपन निकालेंगे तो वर्गमूल का मतलब आप जानते हो क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है जो संख्या लिखी हुई है उसके दो समान टुकड़े करना, एक जैसे टुकड़े करना। तो -4 के अगर हम दो टुकड़े करने जाएंगे, जैसे अगर मान लो -4 के दो टुकड़े करते हैं अपन, -2 और दूसरा टुकड़ा भी -2, जब भी तो समान होंगे ना, ये और ये समान हो गए। लेकिन जब हम -2 को -2 से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है +4, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब -2 तो इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि -2 को -2 से गुणा करने पर तो क्या आता है? +4 आते हैं, -4 आते ही नहीं है। फिर हम अगर मान लो ये मान ले कि +2 इसका वर्गमूल होता होगा, तो +2 को +2 से गुणा करेंगे तो भी +4 ये में प्राप्त होगा। इसका मतलब +2 भी इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। अब अगर आप कहे कि -4 के टुकड़े ऐसे कर दो, एक +2 ले लो और एक -2 ले लो और ये हो गई -4, लेकिन वर्गमूल का मतलब होता है कि इसके दो समान टुकड़े करने हैं, एक जैसे टुकड़े करने हैं, जबकि -2 और +2 एक जैसे टुकड़े नहीं है, इनमें बहुत सारा अंतर है, इनमें 4 का अंतर है। संख्या रेखाएं, संख्या रेखा जो होती है उसमें देखो आप -2 कहाँ पर आ रहा है और +2 कहाँ पर आ रहा है, 0 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3, इधर चलते जाओ इधर चलते जाओ, ये हमारी संख्या रेखा बन गई है। संख्या रेखा में हम देखेंगे कि -2 तो यहाँ पर है और +2 यहाँ पर है, इनमें तो इतना सारा अंतर है। इसका मतलब ये तो समान टुकड़े हुए ही नहीं, और समान टुकड़े नहीं हुए तो इसको तो मैं ये टुकड़े तो हम कर ही नहीं सकते। और इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि -4 के दो समान टुकड़े होंगे ही नहीं, अर्थात इसका दूसरा मूल निकलेगा ही नहीं, और दूसरा मूल नहीं निकलेगा, टुकड़े नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कोई संख्या ही नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को जिनको लिख तो दिया जाता है लेकिन वास्तव में वो संख्याएं होती नहीं है, उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन में आ गया कि -8 करनी लगा दी और मूल में लिख दिया 3, और अब हमसे पूछे कि ये वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है, तब हम देखेंगे कि -8 के तीसरा मूल है, इसका मतलब क्या करना है? हमें 3 समान टुकड़े करने हैं। अगर -8 के 3 समान टुकड़े हम करते हैं तो होते हैं या नहीं होते हैं? देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टुकड़े हो गए, ये -2 ये -2 और ये -2, तीनों टुकड़े समान है। अब अगर इनको हम गुणा करेंगे तो देखो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये +4 आएगा। फिर +4 को -2 से गुणा करेंगे, इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो -8 आ गए। तो इसका मतलब -8 के 3 समान टुकड़े तो हो गए। इसका मतलब ये तो वास्तविक संख्या है, ये कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर इस प्रकार से करने के अंदर माइनस वाली संख्या लिखी हुई है और मूल में जैसे 3 टुकड़े माइनस के हो जाते हैं तो 5 टुकड़े भी माइनस के हो जाते हैं, क्योंकि माइनस को 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 7 टुकड़े भी माइनस के हो जाते हैं, 9 टुकड़े भी माइनस के हो जाते हैं, 11 टुकड़े भी माइनस के हो जाते हैं, यानी विषम टुकड़े तो माइनस के हो जाते हैं, लेकिन सम टुकड़े नहीं होते। यानी माइनस को 2 भागों में नहीं बांट सकते हम,
दो भागों को आपस में गुणा करते प्लस आ जाता है। माइनस को 4 भागों में नहीं बांट सकते हम, 4 बार माइनस को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में प्लस आएगा। 6 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 8 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है कि यदि माइनस वाली संख्या कहीं भी लिखी हुई है और इसके मूल में या तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब आप जानते हो कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, यानी वर्गमूल इसका निकलवा रहा है, दूसरा मूल। तो 2 हमें पता है कि माइनस के 2 टुकड़े नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो भी ये एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि माइनस के 4 टुकड़े भी नहीं होते। अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है तो भी ये एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि माइनस के 8 टुकड़े भी नहीं होते हैं। लेकिन मान लो अगर यही चीज़ यहाँ पर -16 लिख दी, ये -16 लिख दी और ये करनी, और यहाँ पर करनी में लिख दिया 7, तो इसका मतलब माइनस के 7 टुकड़े तो हो जाएंगे। तो ये तो वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि अंदर माइनस वाली संख्या है और जो मूल निकलवा रहा है वो विषम मूल निकलवा रहा है, यानी करने के अंदर विषम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में वह वास्तविक संख्या होगी। और यदि करने के अंदर ये बार यहाँ पर सम संख्या है तो ऐसी स्थिति में वो काल्पनिक संख्या होगी। अब हमने कल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। देखो, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, 4 संख्या में आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या वास्तविक है और कौन सी संख्या काल्पनिक है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर -16 और मूल में लिखा हुआ है 4, पहला एग्जाम्पल। -32 मूल में लिख गया 5, -16 मूल में लिख गया 5, -8 मूल में लिख गया 3। ये 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, 4 संख्याएं आपको दे रहा हूँ। इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या वास्तविक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर कोई संख्या काल्पनिक है तो इसका मतलब न तो वो परिमेय हो सकती, न ही वो अपरिमेय हो सकती। काल्पनिक तो काल्पनिक ही रहेगी। काल्पनिक तो ऐसे समझो कोई संख्या है ही नहीं। तो अगर कोई संख्या काल्पनिक है तो वह सिर्फ काल्पनिक रहेगी। लेकिन अगर कोई संख्या वास्तविक है तो वह वास्तविक के साथ साथ या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो ये चीज़ भी हमें ढूंढना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंदर भी इस टाइप के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा है, देखते ही हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अंदर माइनस लिखा हुआ है और मूल में 4 लिखे हुए हैं, जो कि एक सम संख्या है। अगर मूल में 4 लिखे हुए हैं यानी मूल में सम संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब माइनस के सम टुकड़े तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब ये तो एक कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, -32 और मूल में लिखा हुआ है 5 लिख गया, यानी विषम संख्या लिख गई। इसका मतलब ये तो निश्चित हो गया कि ये काल्पनिक संख्या नहीं है, कौन सी है, वास्तविक संख्या है। अब अगर ये वास्तविक संख्या है तो हमें ये ढूंढना है कि ये वास्तविक जो संख्या है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो इस माइनस को तो भूल जाओ, क्योंकि हमें पता है कि माइनस के 5 टुकड़े तो हो जाते हैं। तो जब भी इसका 32 का मूल निकालेंगे हम, किसी भी संख्या का जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मूल निकालेंगे और अंदर माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 5 टुकड़े हो जाते हैं, विषम टुकड़े हो जाते हैं। तो ये माइनस का तो काम हो गया तमाम। माइनस का तो हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। अब क्या बचा अपने पास, 32 बचा। 32 का 5वां मूल निकाल के देखना है हमें। अगर 32 का 5वां मूल निकल जाता है और ये करनी हट जाती है तो इसका मतलब परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या कल पढ़ी थी अपन ने, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अगर ये मूल हट जाता है, ये करनी हट जाती है तो परिमेय, नहीं हटती है तो अपरिमेय। अब देखो 32 के 5 टुकड़े हो जाते हैं, क्या करके देखेंगे, 2 2 के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गए। यानी 2 को 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो 32 आ जाएंगे। तो इसका 5वां मूल क्या हो गया, -2 हो गया। अब हमें पता ही है तो कि -2 तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो गई अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इधर देखो तीसरा ऑप्शन, माइनस है, मूल में 5 लिखा हुआ है, विषम संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये काल्पनिक तो नहीं है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। माइनस का तो कोई इशू है ही नहीं, माइनस का तो हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, माइनस का तो अपना काम हो गया। देखना क्या है, हमें संख्या देखनी है। संख्या क्या है, 16। अब हम देखेंगे क्या 16 के 5 टुकड़े हो जाएंगे।
तो 16 के 5 टुकड़े तो नहीं होंगे, क्योंकि दो दो के टुकड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 में 2 का ही भाग जा रहा है, तो दो दो के टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हुए? 4 ही हुए, 5 तो हुए ही नहीं। 16 दूनी तो 32 हो जाते हैं। इसका मतलब 16 का जो 5वां मूल है पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी ये करनी यहाँ पर नहीं हटेगी, पूरा पूरा मूल नहीं निकलेगा, करनी नहीं हटेगी। इनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो हमने कल पढ़ा था, कल बताया था। तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि करनी नहीं हट सकती। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन भी वही चीज़ है, अंदर माइनस लिखा हुआ है, मूल में 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इसका मतलब वास्तविक है। वास्तविक है तो माइनस को भूल जाओ, लेकिन 8 के 3 टुकड़े करके देख लो, अगर 8 के 3 टुकड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, और अगर नहीं होते हैं तो अपरिमेय संख्या। तो हमने देखेंगे 8 के तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 3 टुकड़े हो गए, तो माइनस का तो क्या लिख दिया हमने? माइनस लिख दिया, और 3 टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, -2 आएगा। और हमें पता है कि -2 तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसको देखने के बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारी हो गई वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। एक दो संख्याएं और हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उनको भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट संख्या पद्धति में जो संख्या आती है वो आती है वितत संख्या। वितत संख्या, तो यहाँ पर 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे वितत संख्या। वितत संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या है जो दूसरी संख्या पहली संख्या की परवर्ती हो, यानी एक दूसरे की परवर्ती हो, ऐसी संख्याओं को हम वितत संख्याएं कहते हैं। परवर्ती यानी बाद वाले, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखी हुई है। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या दूसरी संख्या की परवर्ती है, उससे प्रीवियस संख्या की परवर्ती है, उन्हें बाद वाली संख्या है। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये वितत संख्याएं कहेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 3, 4, 6, 8 ऐसे होता तो फिर ये वितत संख्याएं नहीं थी, क्योंकि 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 नहीं आया, क्या आ गया? 6 आ गया, 6 के बाद क्या आ गया? 8 आ गया। अगर इसकी बजाय इस प्रकार से होती 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर भी एक जो बाद वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या की परवर्ती है। इनको हम कहेंगे वितत सम संख्या। इनको क्या कहेंगे हम? वितत सम संख्या है, यानी ये सारी संख्याएं सम है और बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या की परवर्ती है। बाद वाली यानी 2 के बाद 4 ही सम संख्या आती है, इनके बीच में कोई और सम संख्या नहीं आती। 4 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 8 ही आती है, तो इनको हम क्या कहेंगे? वितत सम संख्या। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से संख्याएं दी गई है 1, 3, 5, 7, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी वितत विषम संख्या। ये हो गई अपनी वितत विषम संख्या। तो ये होती है अपनी वितत संख्या है। नेक्स्ट जो संख्या आती है अपनी वो आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। और एक आती है अपनी युग्म अभाज्य संख्या। तो इन दोनों को हम साथ में समझेंगे। अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या, इन दोनों को हम साथ में समझेंगे। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि यदि दो संख्याओं में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 आ रहा है, यानी महत्तम समापवर्ती 1 आ रहा है। महत्तम समापवर्ती 1 जब ही आएगा जब उन दोनों के बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 1 आ रहा है, अर्थात इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि दो संख्याओं में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं 4 और 9। ये 4 और 9 का जो जोड़ा है, 4 और 9 का जो जोड़ा है ये सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, क्योंकि 4 और 9 दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। अगर इनका HCF निकालेंगे हम तो 1 आएगा, और ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इसमें भी भाग जाता हो और उसी संख्या का इसमें भी भाग जाता हो। तो इसका मतलब ये संख्या हो गई सहअभाज्य संख्या है। अगर किसी कोई एक संख्या होती है 1 के अलावा जिसका इन दोनों में भाग जा रहा होता, तो ऐसी स्थिति में वो सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाती, लेकिन ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पर इस प्रकार से होता 9 और 12, अगर ये जोड़ा होता तो ये जोड़ा
सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, क्योंकि 9 और 12 दोनों में एक संख्या 3 का भाग जा रहा है, तो 3 इसमें क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 9 सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, 15 और 22 ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। छोटी संख्याएं हम यहाँ पर ले सकते हैं, 3 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 7 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं तो हो गई। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती है, थोड़ा सा अंतर इनमें। युग्म अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है ऐसी दो संख्याओं के जोड़े, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और बता रहा हूं मैं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर होता है, उनको हम युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 और 5, तो ये 3 और 5 क्या है, युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो संख्या युग्म अभाज्य संख्या होगी वो सह अभाज्य संख्या भी होगी, क्योंकि युग्म अभाज्य संख्या में दोनों ही संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। और जब दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्या होगी तो उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। इसलिए युग्म अभाज्य संख्या, सभी युग्म अभाज्य संख्याओं के जोड़े सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े भी होते हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े युग्म अभाज्य संख्या हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि 4 और 9 सह अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि न तो 4 अभाज्य संख्या है, न 9 अभाज्य संख्या है, और न इनके बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर 3 और 5 हो गए, 5 और 7 हो गए, 5 और 7 ये भी क्या हो गए, युग्म अभाज्य संख्याओं के जोड़े हो गए। तो यहाँ पर शर्त यह है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 9 और 11 का जो जोड़ा है वो क्या है, सहअभाज्य है या युग्म अभाज्य है, या युग्म अभाज्य और सहअभाज्य दोनों है। तो यहाँ पर ये 9 और 11 का जो जोड़ा है ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं की जो शर्तें हैं वो तो ये पूरा कर रहा है, लेकिन युग्म अभाज्य संख्याओं की शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है। सहअभाज्य संख्याओं की शर्त यह है कि दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। युग्म अभाज्य संख्या की शर्त यह है कि एक तो दोनों के बीच में केवल 2 का अंतर होना चाहिए, तो 2 का अंतर तो यहाँ पर है, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि युग्म अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो यही होती है कि 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होता है उनको युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब 9 और 11 युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 11 और 13 युग्म अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, क्योंकि 11 और 13 में 2 का अंतर है, और 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारी संख्या पद्धति थी, हमने संख्याओं के बारे में सिंपल जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को और विस्तार से जानेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।